जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में एक बार मेरे साथ जुड़ जाएंगे और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं सृजन सीरीज के 25 प्रश्न, यानी कि 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं हम। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा न्यू सृजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारे सामने पहला प्रश्न है रूपांतरण, और ऑप्शन में दे दिया है यहाँ पर, यानी कि इसका विच्छेद जो है दिया हुआ है और कौन सा सटीक विच्छेद है वो आपको बताना है। ठीक है, तो रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस अंतरण ये गलत है आपका। रूपा प्लस अंतरण ये भी गलत है। रूपा प्लस आतरण ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न कहाँ से है? तो प्रश्न आपका ये संधि से है, संधि। और संधि में भी कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि, जिसमें बड़ा आ का नियम, बड़ी ई का नियम और बड़ा ऊ का 3 नियम से शब्द बनते हैं। यहाँ पर जो है आपका आ नियम यहाँ पर दिखाई देगा, रूपांतरण, रूप प्लस अंतरण, यानी कि अ प्लस अ प्लस अ मिल करके परिवर्तन क्या हो रहा है? दीर्घ आ हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या इसे संधि कहते हैं, या समास कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं? तो उम्मीद है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। संधि कहते हैं जब शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल, और शब्दों का मेल होकर के जब वो छोटा होता है, उसका संक्षिप्तीकरण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, ये आपका समस्त पद है। ठीक है, ये आपका समस्त पद है, समस्त पद। या जब इसको जो है हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजकुमार, राजकुमार, यानी कि ये क्या हो गया? इसका समास हो गया, राजकुमार समास हो गया। तो उपसर्ग जो है ये शब्दांश हैं, क्या है? शब्दांश हैं, ये आपके शब्दांश हैं, और किसी भी शब्द के ये शुरुआत में या प्रारंभ में लगते हैं। प्रत्यय प से याद रखेंगे, ये जो है ये भी आपके शब्दांश हैं, लेकिन ये कहाँ लगते हैं? ये शब्दों के अंत में या पीछे लगते हैं, शब्दों के अंत में या पीछे लगते हैं। उपसर्ग जो है कहाँ लगते हैं? शब्दों के आगे लगते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि परमानंद में समास है। अब ये देखेंगे समास का प्रश्न आगे आपके सामने। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना, किसी भी शब्द को छोटा करना। परमानंद में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास में आप पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, क्लास जा कर के आप देख सकते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य और विशेषण, ठीक है, एक शब्द इसमें विशेष्य होगा और एक शब्द इसमें क्या होगा? विशेषण होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान।
तो कर्मधारय समास में क्या है कि विशेष्य होगा, यानी कि संज्ञा पद होगा, और या सर्वनाम पद होगा, और एक विशेषण शब्द होगा। तो देखेंगे परमानंद को तोड़ेंगे तो क्या होगा, परम धन आनंद, परम धन आनंद, तो क्या हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। तो परम शब्द क्या हो गया यहाँ पर, परम जो है यहाँ पर विशेषण हो गया, आनंद शब्द जो है यहाँ पर विशेष्य हो गया। ठीक है, इस आधार पर ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो रहा है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है। पहचान क्या है, पहला पद प्रधान होगा या अव्यय होगा। बहुव्रीहि समास में देखेंगे तो इसमें कोई तीसरा पद या यूं कहें अन्य पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा। इसका हम अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखेंगे तो प्रतिदिन जो है प्रतिदिन होगा। और जब बात करें हम बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखेंगे तो इसमें आपका गजानन हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, दशानन, है ना, नीलकंठ हो जाएगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भोलेनाथ, गज के जैसे आनंद जिसके वो कौन है, गणेश जी, 10 हैं मुख वाले, 10 मुख वाले यानी कि रावण। तो यहाँ पर देखें कि ये जो शब्द हैं ये सारे इसमें तीसरे पद या अन्य पद की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, बहुव्रीहि समास। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, परमानंद में कर्मधारय समास होगा। अब हम देखेंगे अगला हमारे सामने प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द को कौन सा है। क्या आपको बताना है रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है। रूढ़ जो शब्द रचना मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसमें देखेंगे शब्द रचना में बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों की खासियत क्या है कि रूढ़ शब्द जो होते हैं वह विशेष अर्थ रखते हैं, विशेष अर्थ रखते हैं, विशेष अर्थ रखते हैं। किंतु टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इस आधार पर आप देख लेंगे रूढ़ शब्द की परिभाषा हमने देख लिया। पहला इसमें रूढ़ शब्द है, इसके आधार पर दूसरा इसमें है आपका यौगिक, यानी कि इसमें 2 शब्द मिल करके शब्द बनेंगे और उनको जब हम टुकड़े करेंगे तो फिर भी उनके अर्थ निकलेंगे यौगिक में। जैसे पाठशाला, हिमालय, और इसमें तीसरे जो हैं वो हैं योग रूढ़। कौन से हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ की खासियत क्या है
कि इनकी जो रचना जो होती है वह होती है किसके, यौगिक की तरह इनकी रचना होती है, लेकिन ये विशेष अर्थ रखते हैं। यानी कि हम इसमें दशानन को ले आएंगे। दशानन बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द हैं उन्हें आप इसमें ले आएंगे, किसमें, योग रूढ़ में, जिसमें जो है अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो रूढ़ शब्द को हमें ढूंढना है यहाँ पर। तो पंकज में हमें अन्य पद कौन दिखाई दे रहा है, कमल दिखाई दे रहा है। विद्या प्लस आलय को तोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें यौगिक दिखाई पड़ रहा है। जल, जल में दोनों को टुकड़े करते हैं तो जल का अर्थ पानी, और ज मतलब उत्पन्न, यानी कि पानी से उत्पन्न, तो यहाँ पे कमल को ही इंगित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है। कमल को जब हम तोड़ते हैं तो कम का अर्थ तो निकलता है, लेकिन ल का कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि मल अलग करते हैं और क अलग करते हैं तो मल का निकलता है, क का नहीं अर्थ निकलता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्र है, प्रति है, या एक है, या ईक है। तो प्रत्येक शब्द जो है इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि से बना हुआ शब्द है, यड़ संधि से। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रति प्लस एक, क्या है, शब्द प्रति प्लस एक। हम जब इसमें से ई निकालेंगे बाहर और ई का मेल जब उसके भिन्न स्वर से होगा, भिन्न स्वर से होगा, तो ई बदल करके य हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा आपका प्रत है, तो में हलंत लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से स्वर ई निकल चुका है, यहाँ से निकल चुकी है, नीचे आ चुकी है, और यहाँ पर एक शब्द जो है पूरा बचा हुआ है क्योंकि यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम सबको जोड़ेंगे तो एक साथ लाएंगे, तो हम लाए तो त को अगर हम हलंत त के पास जो है हम य को लाते हैं तो त जो है आधा ऐसे लिखा जाएगा और य आ जाएगा। ए जो है इसमें मात्रा का कार्य करेगा और क लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। ठीक है, तो इस आधार पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की शब्द नहीं है। तो कालीन शब्द तो तुर्की शब्द है, चकमक भी तुर्की शब्द है, आमदनी जो है यह फारसी शब्द है। क्या है, फारसी शब्द है। अजब जो है अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द है। तो क्या ये प्रश्न सही है, ये प्रश्न ही गलत है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति यह काव्य के गुण होते हैं, इसमें जो है 3 इसके प्रकार होते हैं। अभिधा, तत्सम नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों जो है शब्द शक्ति के प्रकार होंगे। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा का अर्थ होता है, क्या होता है, संज्ञा का अर्थ नाम, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है, और संज्ञा मुख्य रूप से जो है संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरी है संज्ञा जातिवाचक, क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी संज्ञा क्या है, भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, यही आपकी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में जब हम किसी विशेष एक पर्टिकुलर प्रॉपर व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब हम एक तरह की कई सारी वस्तुएं होंगी
कई तरह लोग होंगे तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। और भाववाचक में जो भी हमारे रोने के, गाने के, हंसने के, मुस्कुराने के, गौरव के, ईर्ष्या के जो हमारे अंदर भाव होंगे वो जो है भाववाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार हैं, एक तो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक भी कहते हैं। और इसमें जातिवाचक में दूसरा इसका प्रकार है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक को ही समुदायवाचक भी कहते हैं। समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक। यहाँ पर वो हमें समझेंगे कि व्यक्तिवाचक को पहचानना है तो राम व्यक्ति है। रामचरितमानस नाम की पुस्तक भी एक है तो ये भी व्यक्तिवाचक है। गंगा नाम की नदी भी है तो क्या हो गया? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक संज्ञा होगी। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा, आम में जो है जातिवाचक संज्ञा, और बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा। ममता में भाववाचक संज्ञा, वकील में जातिवाचक संज्ञा, और पुस्तक शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो हमें देख लेंगे, प्रश्न का आंसर ए है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। जिन होना चाहिए यहाँ पर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या व्यक्तिवाचक कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, या द्रव्यवाचक? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कुछ शब्द होते हैं आपके, जैसे आंसू। तो आंसू को क्या कहते हैं? आंसू बहती है या बहता है या बहते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है या हुई है, तो हस्ताक्षर हुए हैं। ये सदा जो है बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। जैसे प्राण शब्द, प्राण निकल गए। दर्शन भी उसी कैटेगरी का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है एक वचन के शब्द हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा? तो पतियों हो जाएगा, पतियों, पति, पतियें। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्या ये प्रत्यय के आधार पर होता है? नहीं। क्या ये संज्ञा के आधार पर होता है? नहीं। क्या ये क्रिया के आधार पर होता है? तो जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक हुए या परसर्ग हुए। क्या हुए? परसर्ग हुए, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं, विभक्ति, ठीक है। या कारक एक ही हैं। ये 8 होते हैं, जिनमें पहला है कर्ता कारक, ठीक है ना। पहला कौन सा कारक है? कर्ता कारक, जिसका चिन्ह क्या है? ने। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तीसरा कारण क्या है? कारक क्या है? करण कारक। इसका क्या है? से। ये साधन का कार्य करता है या द्वारा, ठीक है। चौथा इसमें कारक कौन सा है? तो संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए। जब हम किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, किसी को देते हैं, तो वहाँ पर कौन सा कारक का यूज होता है, प्रयोग होता है? तो संप्रदान कारक का। इसके बाद इसमें जो है 5वां कारक है अपादान। अपादान का जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह भी से होता है, ठीक जैसे आपका करण का है। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु से अलग होगी, तो अलगाव के रूप में,
अलगाव के रूप में, जैसे बच्चे स्कूल से घर आते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं। के बाद इसमें जो सातवां आपका कारक है, 1 2 3 4 5, आपका छठा है संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, तो रा, री, रे, का, की, के, है ना। भारत देश हमारा है, रा वहाँ पर यूज हुआ ना, यह पुस्तक हमारी है, संबंध बताया जा रहा है पुस्तक से, तो रा का री का यूज हुआ, ठीक है ना। ये राम का भाई है, सीता का भाई है, ठीक है ना, या सीता की पेन है, तो इसे समझ गए ना कि ये जो है संबंध के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो है आपका सातवां कौन सा है, तो सातवां है आपका अधिकरण। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। जब कोई भी वस्तु कहीं रखी है, या माताजी घर में है, या पिताजी घर में है ना, या बिल्ली मेज पर बैठी है, तो में और पर जहाँ भी वाक्य में प्रयोग होगा वहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण। और इसमें आठवां जो है संबोधन है, क्या है, संबोधन। संबोधन के द्वारा आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वहाँ पर हे, अरे, वाह, आह, यानी कि संबोधन का चिन्ह जहाँ लगा होगा वह कारक का आठवां रूप होगा। यहाँ पर अब हमने देख लिया कि ये 8 कारक हैं, जिन्हें विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक यानी कि इसका चिन्ह क्या है, में और पर। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसको जब हम 2 टुकड़े करते हैं तो बीच में हमें में या पर दिखाई देगा, तो वाहन प्लस आरूढ़, क्या है, वाहन। वाहन मतलब होती है गाड़ी, गाड़ी, और आरूढ़, आरूढ़ मतलब होता है ढका हुआ या चढ़ा हुआ। सत्ताधीश यानी कि सत्ता के अधीश या अध्यक्ष हुए। गंगा को अलग करेंगे जल, तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, गंगा का जल, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास दिखाई देगा और यहाँ पे संबंध कारक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। रेखा चित्र, तो रेखा का चित्र, इसमें भी जो है संबंध है। वाहन पर आरूढ़, पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले वाले में ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या है, रात, रात हो गई है, बात हो गई है, गीत गाया गया है, मात दी गई है। तो गीत गाया गया है, तो हमें जब हम वाक्य बनाएंगे तो हम पहचान लेंगे कि शब्द किसका है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, यह को फोकस करना है। यह क्या है, क्या ये संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये सर्वनाम है, सर्वनाम तो है, लेकिन विशेषण, विशेषण भी है ये, तो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा से पहले घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आकर ये घोड़ा की तरफ यानी संज्ञा की तरफ संकेत कर दिया, इसलिए जो है यह संज्ञा की विशेषण हो गया। तो सर्वनामिक विशेषण, शब्द जो है सर्वनाम का है, लेकिन कार्य किसका कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक सर्वनाम बताना है आपको।
तो कोई होगा या कौन होगा या जो होगा या फिर वह होगा। तो जो सर्वनाम आपके होते हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम सर्वनाम आपके होते हैं 6। 6 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, 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 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। यहाँ पर देखेंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जिसमें मैं, तू का प्रयोग दिखाई पड़ेगा, वह का भी दिखाई पड़ेगा। इसमें जो पुरुष होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। निजवाचक में जो शब्द होगा स्वयं, स्वयं, खुद, अपने आप या आप ही, इस तरह के जो है शब्द दिखाई पड़ेंगे। संबंधवाचक में आपका जो, सो, जो, सो, इसका उसका दिखाई पड़ेगा। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, कोई भी क्या, जहाँ पर प्रश्न का बोध होगा, क्या, कौन, किसे। निश्चयवाचक में यह, वह दिखाई पड़ेगा। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से देख लेंगे, हमें ढूंढना है किसको? संबंधवाचक को। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपको ये बार बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो विशेष्य होता है या तो कोई संज्ञा शब्द होगा या कोई सर्वनाम शब्द होगा, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। विशेषण कि ये छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, कितनी संख्या में है ना, है कि नहीं है। संज्ञा सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। हम वाक्य को पढ़ेंगे। ठंडा विशेष्य, ना ये सर्वनाम है और ना ही जो है, ना ये सर्वनाम है और ना ही ये संज्ञा है। ठंडा क्या है? यह विशेषण है। क्या है ये? विशेषण शब्द है। तो ये पहले ही कट गया। पानी, यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? पानी संज्ञा है, ठीक है। तो पानी संज्ञा है तो ये हम देखेंगे ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। ठंड, ठंड यहाँ पे देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ठंडा पानी, पानी ठंडा यानी पानी की ही विशेषता ठंडा बताया जा रहा है और ये जो है ठंडा पैदा करने का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? आपको बताना है कि ये जो वाक्य हमारे सामने है इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। तो विशेष्य मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो विशेष शब्द होता है या तो वो कोई संज्ञा होगी या तो कोई वो सर्वनाम होगा। तो पहले हम ढूंढते हैं। भले यानी कि विशेषण है। महान तो भले एक विशेषण हो गया, महान दूसरा विशेषण हो गया। लोग जो है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो गए तो विशेष्य एक हो गया, एक विशेष्य हो गया। उचित,
उचित जो है यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा विशेषण हो गया। संयमित यानी कि ये चौथा विशेषण हो गया। व्यवहार, व्यवहार यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर दूसरा विशेष्य हो जाएगा। बाकी वाक्य में कहीं ना हमें संज्ञा दिखाई पड़ रही है, आगे हमको इसी वाक्य में भी पहचानना ही है। तो संख्या देखेंगे 4 जो है हमें 4 विशेषण दिखाई पड़ा, लेकिन 3 विशेष्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये तो पहले ही कट गए, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 2 विशेष्य हैं और 4 विशेषण है। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, क्या ये सकर्मक है या अकर्मक है या पूर्ण अकर्मक है या अपूर्व अकर्मक है। तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है ना। इसमें जो अखबार है ये क्या है, कर्मक, कर्म है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अकर्मक के कितने भेद होते हैं, जब किसी भी वाक्य में कर्म नहीं होता है, जैसे बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा, या पायल सोती है, पायल सोती है, या चिड़िया उड़ती है, या बच्चे भागते हैं, या रोहन हंसता है। इस तरह का कोई भी वाक्य आता है तो उसमें जो हमें कर्म नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म छिपा होता है। जैसे अगर हम कह दें कि बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का कार्य हो गया, तो कुछ पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर कर्म जो है आपका छिपा हुआ है, तो यह वाक्य किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सकर्मक का। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है 2 हो जाएगा। अकर्मक के 2 भेद होते हैं, एक तो पूर्ण और दूसरा जो है अपूर्ण। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये प्रश्न आपका किससे आया हुआ है, वाच्य से आया हुआ है। यह वाच्य से आया हुआ प्रश्न है। क्रिया के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जब किसी भी क्रिया में कर्ता प्रधान हो तो कर्तृवाच्य होगा, यदि उसमें जो है कर्म प्रधान होगा तो कर्मवाच्य होगा, यदि भाव प्रधान होगा तो भाववाच्य होगा। तो तीनों प्रकार जो है यहाँ पर वाच्य के दिए हुए हैं ऑप्शन में। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह का कोई सा भी वाक्य आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, भाववाच्य को करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना इस तरह से जो है क्रिया प्रयोग की गई है किसी भी वाक्य में, तो आप आंख बंद करके अकर्मक क्रिया लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो रोना, पढ़ना, मुस्कुराना, हंसना, यहाँ पर जो पढ़ना शब्द है यह जो है सकर्मक है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह प्रश्न आखिरी है और ये रिपीट हो गया है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है सकर्मक है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अभी क्लासेज आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे एक तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने जो है सामान्य हिंदी की मेरी किताब भी आने वाली है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। और सारी क्लासेज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं, तो वहाँ पर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।